ओपीएस एक ऐसा इशू है जो जबरदस्ती जो है थोपा जा रहा है। 20 सालों से आज इशू था नहीं, अब इशू डेवलप हुआ है। लोगों को जो है भ्रमित करने का इशू है। इस वक्त हम सोलन के राजगढ़ रोड पर है और राजगढ़ रोड पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो भाजपा प्रत्याशी राजेश कश्यप है वो अपने दिन कैसे बिता रहे हैं। अभी एक रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं और अपने यारों दोस्तों के साथ में राजेश कश्यप हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पॉलिटिकल चर्चा ही यहाँ पर लगता है चल रही है। और राजेश कश्यप जी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे सर कैसा जो टाइम है वो आप पास कर रहे हैं, क्योंकि अभी दिन काफ़ी है काउंटिंग में। देखिए, बड़ा कठिन समय है। समय तो अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है 8 दिसंबर का, उसके लिए सुबह उठकर थोड़ा व्यायाम करते हैं, अपना जिम में जा कर के थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और उसके बाद अपना नाश्ता अखबार पढ़ करके फिर अपने क्लब में आ जाते हैं चाय पीने। अगर सोलन जिला की बात करें, सोलन जिला में जो सबसे सेफेस्ट सीट है जो बीजेपी की वो मानी जा रही है वो है सोलन। आप कितना मानते हैं कि क्या वाकई ऐसा है? देखिए, वैसे तो मैं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोलन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अच्छा कार्य यहाँ हुआ है, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को ये सीट जीतनी है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी तो ये सब कुछ मत पेटियां या मशीनों में जो है बंद है, सब कुछ तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना जो है परचम लहराएगी। जैसे अगर 5 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर और 5 में से 1 को सेफ मानना और 4 को अनसेफ बोला जा रहा है, ऐसा क्या वजह है कि जो सोलन की सीट है वो सेफ? देखिए, मैं तो सोलन की बात कर सकता हूँ क्योंकि सोलन के हर एक गाँव में मैं जाके आया हूँ, शहर के हर एक कोने में जाके आया हूँ, तो इसका तो ये मुझे लगता है कि अच्छा है, यहाँ कार्य अच्छा हुआ है। बाकी जो 4 और सीटें हैं जिला की, वहाँ मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जो समाचार पत्रों से खबरें आती हैं और सोशल मीडिया से आती हैं, उसी की एनालिसिस है। ग्राउंड स्तर पे क्या हुआ है वो सब कुछ मशीन के अंदर बंद है, इसलिए ये कहना कि 4 जो है सेफ़ नहीं है, सोलन सेफ़ है, ये मैं जो है इस पे थोड़ा कि आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप आधार मानते हैं जो आप समझ रहे हैं कि लीड मिल रही है, तो किन कारणों को देखकर आप समझते हैं कि आपको हक में जो है वोट मिलने वाला है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने करवाए। जैसे आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन दिया गया है सोलन के लिए। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है बाईपास पे बन रहा है, 100 करोड़ का हॉस्पिटल। फिर आपका यहाँ पे ऑडिटोरियम बना है, उसके लिए लगभग 37 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। सोलन बाईपास जो बड़ा हॉट इशू रहा पिछले 5 वर्षों में, उसके लिए लगभग 25 करोड़ रुपया आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने दिया। इसी तरह से अटल आदर्श विद्यालय है और यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर बना है 37 करोड़ से कैरी घाट में, कैरी बंगला के नाम से। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है कनेर में खोला गया है। डिग्री कॉलेज शायरी के लिए मुस्लिम लीग के लिए दिया गया है। इस तरह के बहुत सारे जो बड़े बड़े कार्य भी हुए हैं और साथ में और छोटे छोटे कार्य भी जो पंचायत स्तर के, वो भी बहुत सारे कार्य हुए हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए। और अब कौन से कार्य हैं जो आप समझते हैं कि होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए? इसमें जो हमारा यहाँ का जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है बाईपास पे, उस पे मेन फोकस रहेगा आने वाले समय में, ताकि ये जल्दी से 2 साल में जो टारगेट दिया है कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें पूरा हो, उस पे मेन फोकस रहेगा। दूसरा, यहाँ पे जो पानी की स्कीमें, सिंचाई की स्कीमें जो चली है, उस पे भी फोकस रहेगा कि ये जल्दी से जल्दी जो काफ़ी सारी स्कीमें जो चलाई गई है वो तैयार हो और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो। जैसे नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, तो वो भी आप मानते हैं कि आपके फेवर की बात रहेगी?
वो एक ऐसा इशू था जिसको वो उस समय आया जब चुनाव ऑलरेडी जो है वो काफ़ी हाई पीक पे था और घोषणा होने वाली थी चुनाव की। लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह के इशू जो अ, पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ा, तो उसका कोई ज़्यादा इशू मैं समझता हूँ नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस के 2-3 पार्षद जो है उन्होंने मिलकर के जो है अपने ही जो मेयर है उनको आउटसीट करने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा इशू जनता में रहा है। तो ओपीएस को कवर करेगा ये, नहीं, क्योंकि फूट ओपीएस तो सामने आ गई थी। नहीं, ओपीएस एक अलग इशू है, ओपीएस का इससे कोई नहीं। ये तो लोकल जो इशू है सोलन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, जिसमें आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जैसे पानी का जो इशू का बिल था, पानी के बिल का जो इशू था और यहाँ के जो कूड़ा उठाने का बिल था, उसको स्ट्रेंथन किया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने लेवल पे कुछ नहीं कर पाया पिछले 2 वर्षों में, तो और वो मतलब फेल हुआ है। आपस में लड़ाई काफ़ी जो है गहराई है और यहाँ के जो पार्षद हैं वो अपने ही मेयर के ऊपर, डिप्टी मेयर पे जो है एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाते रहे। कोई पॉजिटिव कोई प्रोजेक्ट बनाने में असफल रहे हैं। एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन के हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया सोलन को, और उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इसलिए दिया कि केंद्र से जो है बहुत सारा पैसा आता है। आप कोई प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ स्कीम बनाते हैं, पिछले 2 वर्ष में बनी नहीं है। मैं बार-बार इनको कहता रहता हूँ कि भई आप कोई स्कीम बनाइए। माननीय विधायक जी ने भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। विधायक का भी उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि विधायक डायरेक्टली जाकर के कॉर्पोरेशन में बैठ सकता है, मीटिंग में जाके बैठ सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी जो है निर्णय नहीं लिया, ना ही कोई प्रोजेक्ट बनाया जिससे सोलन के लिए जो है फ़ायदा हो। नगर निगम जब यानी कि प्रदेश सरकार भाजपा की थी और लेकिन उसके बाद भी जो नगर निगम है हाथ से निकल गया था और उस समय भी काफ़ी वायदे हुए थे और उसी तरह से अब ओपीएस में भी वायदे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, ओपीएस काफ़ी वायदे जो कांग्रेस ने किए हैं उस दौरान। कांग्रेस लगातार जो है वो वादे ही करती रही है। गरीबी हटाओ का नारा जब हम बहुत बचपन में छोटे हुआ करते थे, तब से लेकर सुना है हमने, लेकिन गरीबी आज दिन तक नहीं हटी है। कांग्रेस के जो नेता है उनकी गरीबी हटी होगी, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे है, ये नारों की ऊपर जो है लोगों को जो है बहकाते हैं, उनको जो है मोटिवेट करते हैं उनके फेवर में जो है वो इलेक्शन के दिनों में। ये कुछ लोग जो है अपना उसमें चूक जाते हैं। इलेक्शन के दिनों में इस तरह का जो है, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि 6 महीने, कम से कम 6 महीने पहले जो है इस तरह के जो नारे दिए जा रहे हैं उस पे जो है मंथन चिंतन होना चाहिए। उसके पश्चात ही जो है कोई नारा लगाया जाए। जैसे अगर बात करें और नेताओं की, और नेता जैसे ही वोटिंग हुई उसके बाद में वो भ्रमण पर निकल गए थे। कोई दिल्ली चला गया, कोई बॉम्बे चला गया, कोई जयपुर चला गया। आप भी कुछ ऐसा व्यतीत किया टाइम अपने? सारी दुनिया के लोग सोलन आते हैं यहाँ रहने के लिए। हमारा सुंदर सोलन, हम तो यहीं अपना यहाँ का जो अच्छा वातावरण है उसका आनंद ले रहे हैं। बढ़िया धूप लगी है, फर्स्ट क्लास मौसम है, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोलन का आनंद ले रहे हैं, बढ़िया। समीक्षा बैठक भी काफ़ी हुई है। समीक्षा बैठक में क्या निकल कर आ रहा है कि कितनी लीड होने वाली है? देखिए, ये अभी मैं उम्मीदवार भी हूँ, प्रत्याशी हूँ, इसलिए ये कहना अभी इलेक्शन कमिश्नर की थोड़ी बंदिश है। तो जो भी समीक्षा हुई है वो पार्टी के भीतर हुई है, अच्छी समीक्षा हुई है। सभी पॉजिटिव लेके आए हैं, अपना हर एक बूथ से क्या कितने वोट से जीत रहे हैं, कौन सी पार्टी किस तरह से लड़ी है इलेक्शन, उस चीज़ की भी। ये केवल आंकड़ों की समीक्षा नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरह से कोई कमी रही है, कोई वहाँ पे कुछ घटना घटी है, तो वो सारी समीक्षाएं होती है समीक्षा बैठक। सारे अगर चुनावों में चर्चा रहा ओपीएस क्या जो सोलन में है या आपको है डैमेज कर पा रहा है?
देखिए, एक ओपीएस एक ऐसा इशू है जो ज़बरदस्ती जो है थोपा जा रहा है। ये पिछले 20 सालों से आज इशू था नहीं, अब इशू डेवलप हुआ है। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा इशू जिसको सक्सेसिव गवर्नमेंट ने जो है अपहेल्ड किया है, जो डिसीजन पहले गवर्नमेंट ने ले लिया 2003 में, आज 20 वर्षों के बाद जो है उसको फिर कहा जा रहा है कि आप पेंशन के ऊपर डिस्कस करें। तो मैं समझता हूँ ये लोगों को जो है भ्रमित करने का इशू है और कर्मचारियों को भ्रमित किया है कांग्रेस के लोगों ने। तो ये इशू एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि जो भी कर्मचारी है वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है इसमें क्या क्या पेचीदगियाँ हैं, इसमें लीगल इश्यूज़ है, इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसमें इतने सारे कर्मचारी इन्वॉल्व है, इसमें जो नंबर ऑफ ईयर्स इन्वॉल्व है। आज दिन तक क्यों नहीं उठा है इशू? तो भ्रमित किया है कांग्रेस ने। 100% भ्रमित किया है ये कर्मचारियों। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास अपने कोई भी पार्टी वर्कर नहीं थे, उनको पार्टी वर्कर चाहिए थे, तो उन्होंने जो है कर्मचारियों को यूज़ किया है। और अब आपको क्या लगता है कि अगर यूज़ कर दिया तो उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उनका यूज़ करने से जो है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, हमारे प्रधान, उप प्रधान हैं, पंचायत के मेंबर हैं, जो एक्चुअल में पॉलिटिक्स पंचायत स्तर पे चलती है, तो वहाँ पे कर्मचारियों का कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं है। तो वहाँ का जो हमारा आज हिमाचल का जो वोटर है, वो पढ़ा लिखा वोटर है, उसको भ्रमित नहीं किया जा सकता। आप कर्मचारियों को भ्रमित कर सकते हैं, वोटर को भ्रमित नहीं कर सकते। वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय जयराम जी ने कोई एन नंबर्स ऑफ स्कीम दी है, अनगिनत स्कीमें दी हैं, और वोटर जो है वो खुश है, बिल्कुल खुश है, आराम से वोट डालने आया है, उसको भ्रमित नहीं किया है। लास्ट क्वेश्चन, सोलन में जो विधायक है ऑपोजिशन का बनेगा या सरकार का बनेगा? देखिए, सरकार भी बीजेपी की बनेगी और हम भी यहाँ से जीतेंगे, इसलिए ये मेरा मानना है। तो ये थे डॉक्टर राजेश कश्यप, जो भाजपा के यहाँ पर प्रत्याशी है और जिन्होंने ये दावा किया है कि जो प्रदेश में है जो सरकार है वो भी भाजपा की बनने वाली है और यहाँ से वो भी जीतने वाले हैं। क्यों? और रही बात ओपीएस की, तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने उनको भ्रमित करने का जो प्रयास किया, लेकिन वो भ्रमित होने वाले नहीं है और जो यहाँ पर नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में आएंगे। अब देखना यही है कि जो राजेश कश्यप कह रहे हैं वो कितनी बात सच है, क्योंकि 8 तारीख को सब कुछ सामने आने वाला है। कैमरामैन सन्नी के साथ कीर्ति कौशल, न्यूज़ 18 सोलन। ओपीएस एक ऐसा इशू है जो ज़बरदस्ती जो है थोपा जा रहा है। 20 सालों से आज इशू था नहीं, अब इशू डेवलप हुआ है। लोगों को जो है भ्रमित करने का इशू है। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18. और डीएपी के गुलाम नबी आज़ाद में क्या फ़र्क है सर? यहाँ अपने इख्तियार में सब कुछ। जाहिर है आप बड़ी पार्टी होते हैं और बड़ी पार्टी में कई चीज़ें पूछ के करना पड़ती है, और जहाँ पूछना पड़ता था उनको खुद समझ नहीं थी, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि उनसे पूछा जाए और वहाँ गड़बड़ हो जाता। क्या कभी किसी ने वहाँ से अप्रोच किया कि आज़ाद साहब वापस घर वापसी कर लो? किसी ने अप्रोच भी नहीं किया, और अगर कोई अप्रोच भी करेगा तो हम दोबारा जाने वाले नहीं। आप भी की जो फॉर्मर कलीग्स उन्होंने एलिगेशन लगाई कि ये जो अब आपकी पार्टी है, यू हैव बिकम अ बी टीम ऑफ द बीजेपी। बी टीम वो बनेगा
बीजेपी की, जिसके पास अपना कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद से खास मुलाकात देखिए आज रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। चुनाव परिणाम आने में अभी जो है समय है, लेकिन प्रत्याशियों का इंतजार जो है दिन प्रतिदिन जो है लंबा होता जा रहा है। चुनावों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप सिंह राठौर हैं, जो ठियोग से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पहली दफ़ा जो मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। राठौर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जरा पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे, लंबा समय आपको 40-42 साल हो गए, आपको उससे ज़्यादा का समय हो गया पार्टी में, पहली बार आप चुनाव मैदान में हैं, क्या अनुभव है और क्या अब आपको लग रहा है कि संगठन चलाना और चुनाव लड़ना कितना अंतर है, क्या अनुभव है आपका? देखिए, ये आपने सही कहा कि ये मेरा पहला चुनाव है। उसका कारण ये रहा कि हमारे क्षेत्र से एस्टेब्लिश लीडरशिप रही है। पहले JBL खाची जी रहे, फिर श्रीमती विद्या स्टोक जी रही हैं, तो उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, तो मैंने कभी उनके खिलाफ टिकट मांगा नहीं। लेकिन इस बार ऐसी परिस्थितियां थी कि श्रीमती विद्या स्टोक जी जो है राजनीति से लगभग रिटायर हो चुकी हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव था मुझ पर। जब मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी था, उस समय भी बहुत सारे लोग आके यहाँ मिलते थे और मुझे आग्रह करते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, और यही कारण था कि मैंने इस बार अपने क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। और जैसा आपने कहा कि संगठन चलाना और चुनाव लड़ने में फ़र्क तो है, वो मैंने महसूस किया। लेकिन क्योंकि मैं बहुत साल संगठन में रहा हूँ और मैंने खुद चुनाव लड़ाए हैं, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत जो है इन चुनाव में आई नहीं। ज़रा ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आपका पहला चुनाव है, आपके पास जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की थी, वहाँ भी टफ विकेट आपको मिली, लेकिन फिर परिणाम अच्छा रहा। लेकिन जैसे आप चुनावी मैदान में उतरे तो वहाँ तो बाउंसर आप पर जो है बाउंसर आ रहे हैं, आप ही की पार्टी के बागी जो है मैदान में है। देखिए, जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उस वक्त परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, लेकिन मैंने सभी पार्टी के नेताओं को विश्वास में लेकर, खासकर माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी जो हिमाचल में सबसे बड़े कद के नेता रहे हैं, मैंने सभी नेताओं को विश्वास में लिया और हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत संगठन खड़ा किया। मैंने कभी भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अंदर मैंने कभी गुटबाजी को बढ़ावा नहीं दिया, ना मैंने स्वयं अपना कोई गुट बनाया और किसी भी नेता को अस्थिर करने का प्रयास नहीं किया, और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को अहमियत दी। और यही कारण रहा कि हम 4 उपचुनावों में हमने एक बहुत बड़ी जो है जीत हमने दर्ज की, और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उसे हमने ग्रास रूट लेवल तक जो है मजबूत किया। रही चुनाव मैदान में बाउंसर की बात, तो ऐसे बाउंसर खेलने की तो मुझे बहुत आदत है और बाउंसर पे जो है हमेशा 6 पड़ता है। इसमें से 2 बातें निकलती है ना, आपने कहा कि आपने अपने कार्यकाल में संगठन को मजबूत किया, अलग अलग नारे नहीं लगने दिए, जो है सभी को साथ लेकर चले, लेकिन जब चुनाव मैदान में उतरे तो आप ही की विधानसभा सीट पर जो है बगावत हो गई। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि कोई महत्वाकांक्षी लोग मुझे रोकना चाहते हैं, कोई इस तरह का प्रयास उनका रहा हो। तो अगर ये प्रयास हुआ है तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जन समर्थन जो है वो मेरे साथ है। जन समर्थन आपके साथ, आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग माध्यम से लोग ये कह रहे हैं कि आपने ज़्यादा समय अपने क्षेत्र में लगाया नहीं है, आप संगठन में ही रहे, लोगों के बीच नहीं रहे। आप मुख्य मुकाबले की अगर बात करें, आपको नुकसान, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि वो प्रत्याशी कर रहे हैं जो बागी मैदान में है, मुकाबला तो राकेश सिंघा और उसके बीच में इंदु वर्मा के बीच में। देखिए, ये बात सही है कि मैं ज़्यादा समय जो अपने क्षेत्र में नहीं रहा। अब मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, तो मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी कि मैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करता।
या तो मैं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करता या अपने क्षेत्र में अपने को मजबूत करता। तो मेरी प्राथमिकता जो है वो पार्टी को मजबूत करने में थी और उस दिशा में मैं कामयाब हुआ। हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत संगठन मैंने अपनी लीडरशिप में, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, खड़ा किया। अब जहाँ तक चुनाव की बात है, अब ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। अब ठीक है, अब कौन क्या कर रहा है इसका आकलन तो हम चुनाव के बाद करेंगे, चुनाव परिणाम के बाद करेंगे। अभी तो चुनाव परिणाम जो है बिल्कुल अनुकूल मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से मुझे जो भी समय मिला मैं अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में गया। और ये बात नहीं थी कि मैं कभी गया नहीं हूँ। जब विद्या स्टोक्स जी चुनाव लड़ी हैं उस समय भी मैं उनके साथ मैंने क्षेत्र का दौरा किया है। श्री जय बिहारी लाल खाची जब वो चुनाव लड़े उनके साथ भी मैंने दौरा किया। तो ये नहीं है कि आई वॉज न्यू टू दैट एरिया, तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जीत के लिए देखिए, चुनाव परिणाम का इंतज़ार है, लेकिन जो पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता मुझे नज़र आई, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस का संगठन एकजुट था। सभी पार्टी के लोगों ने जो है मिलजुल के काम किया। तो मुझे लगता नहीं कि कोई कारण ऐसा हो सकता है कि हमें चुनाव में जीत ना मिले। एक आपके साथ एक फैक्टर चलता है, ये शायद हाइपोथेटिकल सवाल हो सकता है कि ये कहा जाता है कि जब विपरीत परिस्थितियों में आपको कमान सौंपी गई, यू आर वेरी लकी। नगर निगम चुनाव हुए, पंचायत निकाय के चुनाव हुए, फिर उपचुनाव हुए, तो अब आपको लग रहा है कि अब भी आप जो है लकी साबित होंगे पार्टी के लिए? देखिए, ये सवाल कई बार पूछा गया है, बल्कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी जब चुनाव अभियान चल रहा था तो एक मेरे पार्टी के साथी ने कहा कि राठौर साहब आप बहुत लकी हो, जब आप प्रदेश के अध्यक्ष थे तो पार्टी एकजुट हुई, आपने चुनाव जीते, और अब ठियोग में भी कांग्रेस जो है इकट्ठी हुई है, तो आप भाग्यशाली हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं भाग्यशाली शायद नहीं हूँ, लेकिन मेरी नीयत अच्छी है। मुझे लगता है अगर आप अच्छी नीयत से काम करें तो सारी चीज़ें साथ देती। आपका भाग्य भी साथ देता है, आपका भगवान भी साथ देता है, तो नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो आप आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है? निश्चित तौर पे। तो ये सौभाग्य होगा पार्टी का, फिर अगर आप जो है मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा? देखिए, इस दिशा में मैंने सोचा नहीं। देखिए, ये सब बातें भविष्य के गर्भ में छुपी हैं। हमें जो जिम्मेवारी पार्टी आलाकमान ने दी है, मैं उस जिम्मेवारी को जो है निभा रहा हूँ। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो, आप रेस में नहीं है? मैं रेस में नहीं हूँ, जो योग्य भी हैं। अब देखते हैं पार्टी आलाकमान क्या तय करती है। जो भी पार्टी आलाकमान तय करेगी, मुझे लगता है कि वो सही होगा। और इस वक्त हमें हमारे सामने चुनौती है, सरकार हम बना रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन सरकार को चलाना भी चुनौती है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अभी हमें जो है लोकसभा के चुनाव लड़ने। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के सारे लोग आश्वस्त नज़र आ रहे हैं, पर जो अब दिल्ली में जो दौड़ लगी है, बहुत सारे लोग आज भी डटे हुए हैं, 2-3 दिन वहीं रहने वाले। इसकी शुरुआत तो आपने की, आप सबसे पहले खड़गे जी के पास पहुँचे बुके लेकर। देखिए, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। देखिए, मैं AICC का प्रवक्ता हूँ, मेरा कार्यक्षेत्र दिल्ली है, और अभी 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती थी। मुझे बाकायदा AICC से फ़ोन आया और मुझे इनविटेशन था। तो 19 तारीख को मैं जाके शक्ति स्थल पे जाके हमने पुष्पांजलि अर्पित की, और उसके बाद दिन को कल्चर फंक्शन था जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी आई थी, और शाम को जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पे एक अवार्ड है, वो सेरेमनी थी जिसमें हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति आए थे। तो मैं तो कार्यक्रम में शामिल होने गया था। 18 तारीख को मैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिला, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, और वो शिमला भी आए, लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं उस वक्त चुनाव प्रचार में बिजी था। तो अब मैं दिल्ली जाऊं और पार्टी का प्रवक्ता होकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ना मिलूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसी तरह
हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वेणुगोपाल जी, वो थोड़े समय के लिए दिल्ली आए थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। और बाकी कार्यक्रम के दौरान मेरी पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई और सभी नेता जो है हिमाचल को लेके मुझे आश्वस्त दिखे। तो बाकी लोग क्यों जा रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले? देखिए, सबका अधिकार है ना। अब दिल्ली तो हाई कमान है, अब कोई जाना चाहे तो उसे कैसे रोक सकता है। डिनर भी हो रहा है और डिनर डिप्लोमेसी चल पड़ी है। अभी हमें सूचना आ रही है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में एक डिनर शिमला में भी होगा किसी बड़े नेता का। नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक राय है सभी लोगों को कि इस वक्त चुनौती हमें देखनी है जो अगली हमारे सामने। हमने जब उपचुनाव जीते, हमने एकता का मुजाहिरा किया और अभी हमने मिलके चुनाव लड़े। हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां रही हों, कहीं खामियां रही हों, वो होती हैं। उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना होता है। मैं भी नज़रअंदाज कर रहा हूँ पार्टी की खातिर। मैं भी तो बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर रहा हूँ। करना चाहिए क्योंकि पार्टी का हित बड़ा है। कुलदीप राठौर का हित बड़ा नहीं है, पार्टी का हित बड़ा है। कई बार पार्टी के हित के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज करनी चाहिए। इस वक्त भी हमें जो है एकता बनाए रखनी चाहिए। चुनाव परिणाम आने दीजिए, उसके बाद जो भी परिस्थितियाँ बनती है उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़रा ये बताएं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो बहुत आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब जो है रिवाज बदल देंगे और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना, वो क्या बोलेंगे कि हम हार रहे हैं? कभी नहीं बोलेंगे। कोई और मुख्यमंत्री होता वो भी शायद स्वीकार नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि सत्ता उनके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि 5 वर्ष वो मुख्यमंत्री रहे। उनका एक लंबा राजनीतिक तजर्बा रहा है। और जो भाजपा का आंतरिक सर्वे है, जो हमें भी ज्ञात हुआ है कि उसमें वो अपने को 23 सीटों पे अपनी जीत को बड़ी जानकारी है आंतरिक सर्वे की भाजपा के। अब आप लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं निकल के बात सामने आती है। कहीं चैनल में चल रहा था, मैंने वहीं सुना। तो अगर वो 23 सीटों पे आश्वस्त है तो निश्चित तौर पे उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हिमाचल में हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि हिमाचल के लोगों की सोच अलग है। हिमाचल में कोई भी व्यक्ति जो चुनाव जीत के आएगा हमारा टूटने वाला नहीं है। तो ऑपरेशन लोटस हिमाचल में सक्सेस नहीं होगा। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो? देखिए, ये प्रश्न भविष्य के गर्भ में छुपा है। हम जीत के आएंगे निश्चित तौर पे। पार्टी विधायक दल की बैठक होगी, आलाकमान से यहाँ जो है लोग भेजे जाएंगे, पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को जाएगी। पार्टी आलाकमान जो हिमाचल की परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है कि निर्णय ठीक लेगी जो सबके हक में होगा। विधायकों की राय पूछी जाएगी, आप चुनकर आते हैं तो आपकी राय क्या है, कौन है आपकी पसंद? देखिए, मैं बताऊंगा ना जब पर्यवेक्षक आएंगे, अभी बताऊंगा। अभी तो पर्दा उठने दीजिए ना, अभी तो पटाक्षेप होने दीजिए। जब पर्दा उठेगा फिर देखेंगे। शुभकामनाएं आपको और आपकी पार्टी। धन्यवाद। तो कुलदीप सिंह राठौर हमारे साथ थे। बहुत सारे सवालों के जवाब जो है गोलमोल इन्होंने ज़रूर दिए, लेकिन वे बाकी से अपनी बात भी यहाँ पर कही है। खैर, जो दावे किए जा रहे हैं यहाँ से जिस भी नेता की तरफ से, कुलदीप सिंह राठौर ने भी दावे किए हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है वो 8 तारीख को पता चलेगा। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।